हेलो एवरीवन, दिस इज जगजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक पोएम अ टाइगर इन द जू फ्रॉम क्लास 10th। ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये एक कंट्रास्ट शो करती है उस टाइगर के बीच में, एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो एक नेचुरल हैबिटेट में अपने इकोसिस्टम में रहता है। पोएम जो है वो मूव करती है फ्रॉम जू टू द जंगल और उसके बाद दोबारा ये जू पर पहुंच जाती है। ये जो पोएम है ये बताती है किस तरीके से जो एक टाइगर होता है जो जू में होता है वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, कितना ज़्यादा अनहैप्पी जो है वो फील करता है। इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं सीधे। ये टाइगर इन द जू जो पोएम है ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में एक कंट्रास्ट दिया गया है, एक टाइगर जो कि जू में रहता है और एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है। ये पोएम जो है वो मूव करती है जू से जंगल की तरफ और दोबारा जू की तरफ बढ़ जाती है अपनी नेचुरल सराउंडिंग में, जहाँ टाइगर जो है बड़ा ही खुश और जॉयफुल रहता है, बट केज में वही बहुत ही गुस्से में और बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो महसूस करता है। ये पोएम जो है ये बेसिकली ये बताती है, इसका जो मेन थीम हम लेके चल रहे हैं वो ये है कि ये पोएम हमें बता रही है कि जो इम्पोर्टेंस होती है फ्रीडम की वो क्या होती है, या व्हाट इज़ द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, इसको ये शो करने की कोशिश कर रही है। इसके सेंट्रल आइडिया पे अगर हम जाएं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम है ये टिपिकली टाइगर्स के ऊपर है। दो टाइगर हैं हमारी इस पोएम में, एक वो जो जू में ड्वेल करता है और एक वो जो फ्री एनवायरनमेंट में अपने नेचुरल हैबिटेट में अपनी लाइफ जो है वो जी रहा है। जो टाइगर होता है वो एक प्राउड क्रिएचर होता है, एंड इट इज़ अ शेम that such a power, agile and untamed animal should be caged in a zoo। और ये बड़े शर्म की बात है कि इतने महान, पावरफुल, इतने अजाइल, इतने एक्टिव और अनटैम्ड, जिसको पाला नहीं जा सकता, ऐसे जानवर को केज में रखा गया है। In his natural and wild habitat, he does not need the help of any kind of hunt its own food। जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है, जब वो वाइल्ड हैबिटेट में होता है, तब वो अपनी तरीके से अपना हंट जो है वो कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, बजाय इसके कि वो हंट करे, जू में जो है उसे खाना सर्व किया जाता है। वो अपने क्लॉज से, अपने जॉ से वो क्या नहीं करता, वो हंट नहीं करता है। His hunting of deer at the water hole may seems rather cruel। हालांकि हम ये कहते हैं कि बताइए शेर ने एक बेचारे डियर को मार दिया या किसी हिरन को या किसी और जानवर को मार दिया तो हमें बुरा फील होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उसके नेचर में है, क्योंकि वो प्लीज करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए हंट नहीं करता, वो करता है अपने खाने के लिए। His presence in the natural habitat is necessary to maintain the balance of the food chain। और हम जानते हैं कि ये जो कॉर्निवोरस होते हैं ये ज़रूरी हैं होने, क्योंकि अगर कॉर्निवोरस नहीं होंगे तो हॉर्बिवोरस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बैलेंस है फूड चेन का वो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। समटाइम्स जो टाइगर है में स्ट्रे इनटू ह्यूमन हैबिटेट, और कभी कभी टाइगर जो है वो ह्यूमन हैबिटेट में भी घुस आते हैं। बट ये हम जानते हैं कि जानवर जो हैं वो हमारे हैबिटेट में नहीं घुस रहे हैं, एक्चुअली हमने अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा ली है कि हम इनके हैबिटेट्स में घुसते चले जा रहे हैं। He only displays his strength and ferociousness। वो सिर्फ डिस्प्ले करता है अपनी स्ट्रेंथ को और अपने गुस्सैल नेचर को, बट वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता जब तक उसे कोई उकसाई ना, प्रोवोक ना करे। Even in the cage, he ignores all those who comes to the zoo to see him as entertainment। यहाँ तक कि वो लोग जो जू में आते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, इन एनिमल्स को देखने के लिए, टाइगर को देखने के लिए, उन लोगों को भी ये टाइगर जो है, जो केज में है, वो इग्नोर करता है। लाइक ह्यूमन बींग्स द टाइगर टू लव्स एंड वैल्यूज हिज फ्रीडम। जिस तरीके से ह्यूमन बींग जो है वो बहुत ही प्यार करते हैं और वैल्यू देते हैं अपनी फ्रीडम को, उसी तरीके से ये टाइगर जो केज में है उसको भी वो फ्रीडम चाहिए जिसे वो लव कर से, जिसे वो वैल्यू दे सके। He shows his anger, hatred and even defiance by walking about in rage in the cage। और वो लोग जो उसे देखने आते हैं उन लोगों को वो अपना एंगर दिखाता है, अपना हेट्रेड दिखाता है, और चलते हुए वो अपना विद्रोह भी जो है वो पेश करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप जू में जाते हैं तो टाइगर आपके पास आके आपको हेलो नहीं कहता है, वो आपसे दूर रहता है, वो दूर ही चलता रहता है और बड़ा ही विद्रोह रूप में, एक डिफाइंस रूप में जो है वो घूमता रहता है। ह्यूमन प्रोग्रेस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ
destroying the natural habitats of untamed and proud animals like the tiger. गांधी जी जो हैं वो भी इसी बात को कहते थे कि हमें प्रोग्रेस तो करनी है लेकिन हम अपने नेचुरल हैबिटाट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और उसी तरीके से पोएट जो हैं वो बोलते हैं कि ह्यूमन प्रोग्रेस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए लेकिन हम दांव पे नहीं लगा सकते अपने उस नेचुरल हैबिटेट को और कुछ ऐसे एनिमल्स को जैसे टाइगर जो अनटेम्ड हैं और बहुत प्राउड हैं, हम उन्हें भी कैप्टिव नहीं बना सकते, उनको हम इंटेंगल नहीं कर सकते। Now let's start with the poem directly. A tiger in the zoo. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो एक ऐसे टाइगर का दिया गया है जो कि केज जो है वहाँ पर कैप्टिव है, वहाँ पर उसको बांधा गया है, रखा गया है। He stalks, वो चलता है बहुत ही गुस्से में, बहुत ही एंगर के साथ, तो इसे स्टॉक्स कहेंगे। तो बड़े गुस्से के साथ अपने उन विविड स्ट्राइप्स में, वो साफ और क्लियर दिखने वाले जो उसके शरीर पे वो जो स्ट्राइप्स होती हैं, जो रेखाएं खिंची होती हैं, आपने देखा होगा टाइगर के ऊपर रेखाएं खिंची होती हैं, डिज़ाइन बनी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं। तो वो जो स्ट्राइप्स होती हैं वो बड़ी ही विविड होती हैं, बड़ी ही क्लियर होती हैं। तो वो उनको पहने हुए, इसका मतलब टाइगर के बारे में बताया गया है कि वो जो टाइगर है जो जू में है वो अपनी धारियों के साथ, अपनी साफ दिखने वाली धारियों के साथ बड़े गुस्से में जो है वो उस केज में चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और ज्यादा दूर नहीं चलता, वो सिर्फ उसी केज में कुछ जो है कदम वो जो है वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने पैरों के साथ, वो पैर जो कैसे हैं, वेलवेट क्वाइट की तरह हैं। तो पैर के नीचे आपने देखा होगा जो टाइगर होता है जब वो चलता है तो वो अपने पंजों से नहीं चलता है, उसके पैर के नीचे पैड्स होते हैं जो वो काफ़ी गद्देदार होते हैं और पैड्स उसे बोला गया है। और वो कैसे हैं, वेलवेट क्वाइट, वो वेलवेट की तरह है, वो मखमल की तरह बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। इसका मतलब जब टाइगर चलता है तो उसके पैरों से आवाज़ नहीं आती क्योंकि वो वेलवेट की तरह होते हैं, बड़े मखमल की तरह होते हैं उसके पैर। इन हिज क्वाइट रेज, और बड़े ही गुस्से के साथ, वो बहुत गुस्से में है बिकॉज उसकी जो फ्रीडम है वो छीन ली गई है। एंड ही इज आइसोलेटेड, उसे आइसोलेट किया गया है एक लिमिटेड इलाके में, उस छोटी सी केज में, और इसीलिए वो रेज में होता है, वो गुस्से में होता है, लेकिन अपने गुस्से को वो क्या रखता है, शांत रखता है, क्वाइट रखता है। He should be lurking in shadow. अब यहां पर कॉन्ट्रास्ट जो है वो शो किया गया है। वो टाइगर जो जू में था उसके बारे में हमें पता पड़ा कि उसके जो विविड स्ट्राइप्स हैं, वो जो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो उसकी धारियां हैं वो दिखाई देती हैं, उसके वो कुछ स्टेप्स जो है वो केज में चलता है अपने उन गद्देदार पैरों से जो कि वेलवेट क्वाइट से कंपेयर किया गया है। इन हिज क्वाइट रेज, और बड़े ही गुस्से में है, लेकिन उस गुस्से को जो है उसने क्या रखा है, शांत करके रखा हुआ है, क्वाइट करके रखा हुआ है। अब ये दूसरा टाइगर है जो कि फ्री है, जो फॉरेस्ट में है और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहा है। तो उसका जो है क्वालिटीज और उसकी जो लाइफ है उसको देखिए वो किस तरीके से एंजॉय करता है अपनी लाइफ को। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, ये जो टाइगर है जो फॉरेस्ट में है वो लर्किंग करता है, जो घात लगाकर बैठता है इन शैडो, जो पेड़ पौधे और जो बुशेज होते हैं उसकी छाया के नीचे ये छुपा रहता है। जो बुशेस होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे छुप जाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और धीरे 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 रेंगते हुए, फिसलते हुए, स्लाइड करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। और कहाँ जाता है, नियर द वाटर होल, वो पहुंचता है वाटर के एक रिसोर्स पर, इसका मतलब एक पॉन्ड के पास वो पहुंचता है। वेयर प्लम्प डियर पास, और जहां पर ये जो प्लम्प डियर हैं, ये मोटे मोटे तगड़े तगड़े खा खा के जो मोटे हो जाते हैं डियर, ये जो हिरन है जो मोटे हो जाते हैं, उनके शिकार के लिए इंतजार करता है, उनका शिकार करने के लिए इंतजार करता है। कहां पर, वाटर होल के पास। वाटर होल का मतलब आप उसको पॉन्ड कह सकते हैं क्योंकि गड्ढे में पानी भरता है तो हम उसे कंसिडर करते हैं पॉन्ड। और वो कहाँ छुपता है, कहाँ लर्किंग करता है, कहाँ अपने शिकार का इंतजार करता है, नियर द वाटर पोल एंड ग्रासेस से धीरे धीरे स्लाइड करते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, उन पेड़ पौधों की छाया के नीचे लर्किंग करते हुए, घात लगाते हुए वो इंतजार करता है उन प्लम्प डियर का जो वाटर होल के पास पहुंचने वाले हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village.
नाउ लेस्ली नॉरिस जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो टाइगर है जो बड़े गुस्से में है, स्नर्लिंग कर रहा है, इसका मतलब अपने दांतों को बाहर निकाल के दहाड़ रहा है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब टाइगर गुस्से में आता है तो उसके दांत बाहर आ जाते हैं और उसके लिप्स और नोज जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो उसे स्नर्लिंग कहते हैं। जब टाइगर जो है वो गुस्से में आ गया तो उसने स्नर्लिंग करता है और कहाँ पर दहाड़ता है अपने दांतों को, फेंग्स को दिखाकर। कहाँ पर? एट द जंगल्स एज, जहाँ पर घर हैं हम लोगों के। इसका मतलब यही है कि हम लोगों ने उनके हैबिटाट को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और हम उनके हैबिटाट्स में घुस आए हैं। डिफॉरेस्टेशन, हम उसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टाइगर है ये स्नर्लिंग करता है, ये घुर्राता है उन घरों की तरफ देखते हुए जो घर जो हैं जंगल के एज पर हैं, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने लंबे लंबे जो कैनाइन टीथ होते हैं उन्हें वो बाहर की तरफ निकालता है। हिज क्लॉज, और उसके जो बड़े बड़े क्लॉज होते हैं उन्हें वो निकालता है। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे की पूरी विलेज जो उस जंगल एज पे है उन्हें डराता है। तो इसका मतलब जब वो दहाड़ता होगा, अपने वाइट फैंग्स दिखाता होगा, फैंग्स मतलब अपने टीथ दिखाता होगा, अपने क्लॉज, अपने पंजे दिखाता होगा, तो क्या होता होगा? जो विलेज के लोग होंगे वो टेरराइज हो जाते होंगे, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते होंगे। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बीनीथ वार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब हम बात कर रहे हैं उस टाइगर की जो कि केज में है, और वो बेचारा जो केज में है वो किस में फंसा हुआ है? कंक्रीट सेल में फंसा हुआ है। ये कंक्रीट सेल का मतलब क्या होता है? एक बंधन, एक प्रिजन की तरह आप समझ लीजिए। एक केज जो कि कंक्रीट से बनी हुई है, ये बेचारा वहीं पर लॉक्ड है, वहीं पर वो कैप्टिव रखा गया है, कैदी बन गया है वहां। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो अब वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि अब वो किसके पीछे है? वो बिहाइंड बार्स है, वो उन सलाखों के पीछे है जहां उस सेल में है जहां पर वो रहता है। वो अपनी स्ट्रेंथ का मतलब है वो अब अटैक नहीं कर सकता अपने प्रे के ऊपर, उनको हंट नहीं कर सकता, और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है अब वो बिहाइंड बार्स ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अब वो सिर्फ यही करता है। वो करता क्या है? आप जानते हैं कि विजिटर्स आते हैं, उन्हें उसे देखने आते हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उसे देखने आते हैं। और हमारा जो बेचारा टाइगर है वो क्या करता है? वो सिर्फ स्टॉकिंग करता रहता है, गुस्से में बस उस केज को घूमता रहता है, उसे नापता रहता है, उसमें वो घूमता रहता है, चलता रहता है, और इग्नोर करता है उन विजिटर्स को, जो विजिटर्स वहां क्या करने आए हैं? अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर उसे देखने आए हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और ये टाइगर जो कैप्टिव है, जो इस केज में है, वो आखिरी आवाज सुनता है उन पेट्रोलिंग कार्स की। हम जानते हैं कि जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, इधर उधर घूमती है, ये चेक करने के लिए सब सही है या नहीं है, उसी तरीके से जो जू होते हैं वहां पर भी जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो घूमती हैं। तो ये जो बेचारा टाइगर जो जू में है, उसे आखिरी रात तक भी आखिर में उसे आवाज आती है किसकी? उन पेट्रोलिंग कार्स की जो उस जू में घूमती हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो बेचारा जो केज में जो हमारा टाइगर है वो सिर्फ देखता रहता है, स्टेयर करता रहता है, घूरता रहता है उन खूबसूरत चमकदार स्टार्स को अपनी चमकदार आंखों से, अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी शाइनिंग आइज से। तो हम जानते हैं कि रात में जो टाइगर्स होते हैं या कोई भी जो एनिमल होते हैं उनकी आंखें चमकती हैं। तो वही चीज़ जो है यहाँ बताई गई है कि अपनी ब्रिलियंट आंखों से, अपनी उन चमकदार आंखों से वो जो केज में जो टाइगर है वो क्या करता है? वो उन चमकदार, वो ट्विंकलिंग स्टार्स जो है उन्हें देखता रहता है। स्टूडेंट्स, अब हम इनकी इस पर्टिकुलर पोएम की पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेफिनेटली 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आता है, और मुझे पर्सनली लगता है कि ये पर्टिकुलर पोएम जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने स्पेसिफिकली इनके फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस जो यूज़ करी हैं हमारे पोएट ने, उसके बारे में मैंने ये डिटेल्स लिखी हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपनी बुक खोल लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इसे पढ़ें और अवॉइड कर दें। बेटर ये है कि आप बुक खोल लीजिए, और जब मैं आपको बताऊँ तो आप उस बुक में उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरीके से यूज़ हुआ है। वी विल यूज़ द फर्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं हम लोग, एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा।
ओके, सबसे पहले हम पर्सोनिफिकेशन पे चलते हैं। आपने देखा होगा पोएम में स्टार्टिंग से ही टाइगर को ही बोला जा रहा है और हम जानते हैं ही रेफर्स टू ह्यूमन, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टाइगर को ही बोला गया है तो इसको पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब आपको पता होना चाहिए, जब किसी नॉन लिविंग को या नॉन लिविंग जैसी किसी चीज़ को जो ह्यूमन नहीं है, अगर हम उसे ह्यूमन कंसिडर करें, ही और शी कंसिडर करें, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे आई लाइक द स्माइल ऑफ माई टेबल, अब टेबल स्माइल नहीं करती है तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया है नाउ। तो इसी तरीके से टाइगर को ही बोला गया है तो वो पर्सोनिफिकेशन है। मेटाफर की तरफ चलते हैं तो टाइगर के जो पॉज हैं उन्हें कंपेयर किया गया है वेलवेट से। जैसे मैंने आपको बताया था, उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पैर के, उसके क्लॉज के नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको पैड्स कहा गया है, वो बड़ा ही सॉफ्ट है जैसे कि वेलवेट हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटाफर यूज किया गया है, इसके पॉज को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। अब आप बोलोगे सर ये तो सिमली भी हो सकता था। बेटा सिमली तब होगा जब इसमें लाइक और एज का यूज होगा, तो ये मेटाफर है, कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टैंजा में यूज हुआ है कॉन्सोनेंट्स एंड एसोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स से याद रखिएगा, जब भी कॉन्सोनेंट वाले अल्फाबेट्स रिपीट होंगे एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंटली जो वर्ड्स होते हैं, जैसे स्टॉक, हिज, स्ट्राइप्स, इसमें आप देखेंगे एस 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 लास्ट में रिपीट हुआ है, ये अल्फाबेट रिपीट हुए हैं और ये अल्फाबेट क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं और इसीलिए ये क्या बन गया, कॉन्सोनेंट्स बन गया। जबकि इन हिज विविड स्ट्राइप, जो फर्स्ट स्टैंजा में जो लाइन लिखी हुई है, उसमें आप देखेंगे आई का रिपीटिशन हुआ है और आई जो है वो क्या होता है, वो वॉवल होता है और इसीलिए ये एजोनेंस है। तो याद रखना आसान है, कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंस और बचा क्या, एसोनेंस मतलब वॉवल्स। ठीक है, तो इसका रिपीटिशन हुआ है अल्फाबेट्स का, बेटा वर्ड्स का रिपीटिशन नहीं हुआ है, अल्फाबेट्स का। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टैंजा 2 में आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। इसमें पल्प, प्लम्प पासवर्ड यूज हुआ है और प्लम्प जो पी अल्फाबेट है वो स्टार्टिंग में आया है और इसका रिपीटिशन हुआ है, इसीलिए इसको एलिट्रेशन कहते हैं। तो इसका मतलब जब एक जैसे अल्फाबेट दो वर्ड्स में या तीन वर्ड्स में स्टार्टिंग में आएंगे और रिपीट होंगे तो हम उसे एलिट्रेशन कहेंगे। जैसा आपको मैं आगे बताऊंगा, आगे एक जगह पर एलिट्रेशन भी दिया गया है और उससे भी थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। तो सेकंड स्टैंजा में सिर्फ एलिट्रेशन यूज हुआ है, जो कि पी साउंडिंग वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है प्लम्प पास से। थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं, ओनोमोटोपिया जो है उसका यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं, इसको हम साउंडिंग वर्ड्स कहते हैं। इसका मतलब जैसे अगर कोई घुर्रा रहा है आदमी तो स्नेरलिंग कर रहा है, स्नेरलिंग, तो आप स्नेरलिंग करते हैं तो आपकी नाक ऊपर की तरफ करके देखिएगा तो आपकी नोज ऊपर की तरफ उठेगी और आपके टीथ बाहर निकल आएंगे, स्नेरलिंग आप करके देखिए। तो ये जो है जैसा साउंड आया वैसा ही उसका नाम रख दिया गया। जैसे पानी के गिरने की आवाज को हम पैटर भी कहते हैं, क्लैटर भी कहते हैं, तो चैटर भी कहते हैं, च च चट 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 पानी गिरता है, तो उसी तरीके से उसका नाम क्लैटर रख दिया तो क्लैटरिंग होता है। ठीक है, थम थम थम्पिंग कर दिया, तो ये सारे साउंडिंग वर्ड्स हैं और इसीलिए ओनोमोटोपिया है। इन दिस पोएम स्नर्लिंग यूज जो हुआ है वो ओनोमोटोपिया है। एजोनेंस स्पेसिफिकली जब ओ का साउंड आता है और आई का साउंड आता है, एजोनेंस जो है हमने जैसा भी देखा था कि ए ई आई ओ यू के जब साउंड आएंगे तो वो एजोनेंस होंगे, वॉवल्स के जब साउंड आएंगे तो एजोनेंस होंगे। और इस थर्ड स्टैंजा में शुड अराउंड हाउसेज में ओ ओ ओ का रिपीटिशन हुआ है, जबकि बेयरिंग हिज वाइट हिज में आई 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 का रिपीटिशन हुआ है और वो भी आप देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में नहीं हुआ है, मिडल ऑफ द वर्ड में हुआ है और इसीलिए एजोनेंस है। अगर यही चीज स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में होती तो वो क्या कहलाता, तो वो एलिट्रेशन कहलाता। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में कोई अल्फाबेट बार बार रिपीट हुआ है तो वो एलिट्रेशन है, और अगर वर्ड के बीच में कहीं पर भी अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स में एक ही अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो वो एजोनेंस कहलाएगा अगर वो वॉवल है तो। और अगर वो कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल हिज फैंग्स हिज क्लॉज, इसमें हम एस देख रहे हैं, इसका रिपीटिशन हुआ है वो भी एट द एंड ऑफ द वर्ड्स और इसीलिए कॉन्सोनेंस है। तो इसका मतलब थर्ड स्टैंजा में हमारे पास 3 पोएटिक डिवाइस हैं। आगे चलते हैं, फोर्थ स्टैंजा में देखते हैं, अगेन टाइगर को ही करके रिप्रेजेंट किया गया है, उसे पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए यहां पर्सोनिफिकेशन है। आप देखेंगे ही लॉग्ड कॉन्क्रीट सेल, इसमें जो है ई जो है उसका रिपीटिशन हुआ है और हम जानते हैं कि ये वॉवल है और वॉवल है का मतलब ये एजोनेंस है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे हिज स्ट्रेंथ बार्स, एस 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 का रिपीटिशन हुआ है। स्टार्ट पहले वाले वर्ड में आप
एंड में है, स्टार्टिंग सेकंड वाले वर्ड में स्टार्टिंग में है और थर्ड वाले में एंड में है, लेकिन एस साउंड रिपीट हो रहा है और इसीलिए कॉन्सोनेंट है, क्योंकि एस वॉवल नहीं है और इसीलिए कॉन्सोनेंस कहलाएगा। एलिट्रेशन में देखिए बिहाइंड बार्स, तो आप में बी और बी साउंड जो है वो स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है बिहाइंड बार्स और इसीलिए एलिट्रेशन है। तो फोर्थ स्टैंजा में हमारे पास पर्सोनिफिकेशन भी है, एजोनेंस भी है, कॉन्सोनेंस भी है और हमारे पास एलिट्रेशन भी है। फिफ्थ स्टैंजा पे चलते हैं। फिफ्थ स्टैंजा थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के मकसद से और इसमें सिर्फ दो पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं। पहला ही हियर्स, एच एच, इसकी रिपीटिशन वर्ड अल्फाबेट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में है और इसीलिए ये एलिट्रेशन है। जबकि एजोनेंस आप देखेंगे विद हिज ब्रिलियंट, तो आई का रिपीटिशन हुआ है वर्ड्स के बीच में और इसीलिए, और आई हम जानते हैं क्या है, वॉवल है और इसीलिए क्या हो गया, एजोनेंस हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो मेन जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो हमारी कंप्लीट होती हैं। अगर मैंने थोड़ा जल्दी समझा दिया हो तो प्लीज़ आप वीडियो रिपीट कर लेना, एक बार और चेक कर लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं की पॉइंट्स पे। जो भी हमने पोएम में अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे पोएम आपको दोबारा खास पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पोएटिक डिवाइसेस के लिए आप मेरी जो ये वीडियो है उसे दोबारा देख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है ना। ये जो पोएम है ये कंट्रास्ट देती है एक उस टाइगर के बीच में जो एक नेचुरल हैबिटाट में रहता है और एक वो टाइगर जो इनप्रिजन्ड है, जो कैप्टिव है, जो केज्ड कर दिया गया है एक केज में। ऑन अ स्टारी नाइट द पोएट सीज अ टाइगर इन अ जू। अब टाइगर जो है, पोएट जो है वो टाइगर को देखता है जू में और उसको महसूस होता है कि ये बेचारा टाइगर कितना दुखी है, कितना हेल्पलेस है कि वो केज में ही फंस के रह गया है। जो टाइगर है वो धीरे धीरे जो है वो वॉक करता है उस केज में वो चलता है, घूमता रहता है। हालांकि उसे गुस्सा बहुत है लेकिन वो शांत है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। जो पोएट हैं वो बड़े दुखी हो गए हैं उस टाइगर को देखकर। उन्हें लगता है कि जो टाइगर जो जंगल में होते हैं वो ज़्यादा फ्री होते हैं और इसीलिए इस बेचारे टाइगर को भी कहाँ होना चाहिए, उस जंगल में होना चाहिए। बट सैडली टाइगर जो है उसे बांध दिया गया है बार्स के पीछे, उस कंक्रीट सेल के पीछे जहाँ से वो कभी नहीं निकल सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो टाइगर जो है उसके पास वो लोग देखने उसे आते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो विजिटर्स को बिल्कुल नोटिस नहीं करता और अपने उस क्वाइट रेज में ही लगा रहता है, गुस्से में लेकिन शांत बनाए हुए वो घूमता रहता है। वो मेजर करता है उस केज को और इस तरीके से वो स्टॉकिंग करता रहता है, घूमता रहता है। द टाइगर इज़ नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन द नेचुरल हैबिटाट। हम जानते हैं एक टाइगर जो केज में होता है वो कभी भी फ्री नहीं होता, क्या करने के लिए, बाहर घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए, फ्रीडम को एक्चुअली इंजॉय करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एज यूजुअल मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज़ दिए हैं और इन एमसीक्यूज़ के आंसर्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके आंसर्स चेक करूं और आपको बताऊं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था या आपको ये पोएम कितनी हद तक समझ में आ गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। What does a tiger have on his body? Spots, stripes, stars, all of the above. How does a tiger feel in a cage? Happy, contained, free, angry. How are the pads of a tiger? Velvet, rough, hard, all of the above. What does the tiger hunt near the pond? Elephant, tiger, leopard, deer. ओके ये ऑप्शंस हो गए आपके। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। वेयर शुड द टाइगर बी स्नर्लिंग? तो वो स्नर्लिंग कहाँ करता है? एट द जंगल्स एज, एट द केज एज, इन द केज, ऑल ऑफ द अबव। वॉट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स विजिटर? लविंग, हेटिंग, इग्नोरिंग, थ्रेटनिंग। वॉट इज पेट्रोलिंग एट नाइट? कार, एनिमल्स, बर्ड्स, पिकॉक। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। A tiger is happy when he is in the zoo, he is near the pond, he is inside the forest, both A and B, both B and C. So these are actually एक extra option देना पड़ गया, तो ये आपके पास options हैं। So I will expect your answers as soon as possible. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो बोर्ड के लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इनके आंसर्स आपको ब्रीफ करके दूंगा बिकॉज मैं आपको सिर्फ हिंट देना चाहता हूं एंड आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर देम प्रॉपरली विद अ डिग्निफाइड मैनर।
हाउ डज द टाइगर फील इन द केज? तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है या मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा वो फील करता है, कितना अनहैप्पी वो है, कितना हेल्पलेस वो है, कितना रेज में है वो। हालांकि वो हेल्पलेसनेस की वजह से उसने अपने रेज को कंट्रोल कर रखा है, अपने गुस्से को उसने काबू कर रखा है। होपलेस फील करता है और सिर्फ तारों को देखता रहता है, उन चमकदार तारों को अपनी चमकती हुई आंखों से। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड हिज बार्स? तो उसकी स्ट्रेंथ जो है बेचारे की, जो एक्चुअल जो उसका एक एटीट्यूड है, वो जो एक फ्यूरियस एटीट्यूड है, वो कहाँ पर दब के रह गया है? वो बार के पीछे रह गया है। बिकॉज नाउ ही कैन नॉट हंट, ही कैन नॉट वॉक फ्री। और आप जानते हैं जो आदमी की फ्रीडम छीन ली जाती है उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली जाती है। तो ये इश्यू जो है ह्यूमन के साथ भी होता है। वॉट काइंड ऑफ केज इज ही लॉक्ड इन? तो भाई आप जानते हैं कॉन्क्रीट की एक केज है जो बहुत छोटी है, जिसपे वो स्टॉकिंग करता रहता है और वॉक करता रहता है। वाई डू यू थिंक द टाइगर वॉज स्टॉकिंग इन द केज? क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई वो कैप्टिव है, उसे कैद में रखा गया है। और दूसरा कारण ये है कि टाइगर इंडेंजर्ड है भाई, उन्हें बचाने के लिए मजबूरी में उन्हें केज में रखा जाता है। वॉट डज इट शो? इट शोज़ कि बेचारे की फ्रीडम छीन ली गई है, लेकिन उसे प्रिजर्व करने की भी कोशिश की जा रही है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वैसे ही इंडेंजर्ड है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड? तो आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि मूवमेंट करता है, वो स्टॉकिंग करता है, केज में वॉक करता है गुस्से के साथ, बड़े ही प्राउड के साथ। हालांकि प्राउड वो है जो बाहर है, तो जो केज में है वो बेचारा हेल्पलेस है, वो वॉक करता है और वो लिमिटेड बाउंड्रीज में मूव करता है। जबकि वो टाइगर जो बाहर है वो फ्री होता है, वो अपनी मर्जी से स्नर्लिंग करता है, वो लर्किंग करता है और वो हंट करता है उन प्लम्प डियर को। इसके बारे में आप लिखेंगे। वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर? टाइगर की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ है? एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स? वाई इज द वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर? तो टाइगर की स्ट्रेंथ कहाँ है? वो उसके जॉज में है, वो उसके पॉज में है, वो उसके क्लॉज में है, ठीक है, उसके फ्रीडम में है। लेकिन हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर? लेकिन वो विजिटर्स को कैसे ट्रीट करता है? उन्हें इग्नोर करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, ही इज़ हेल्पलेस। और वो गुस्से में है उन लोगों की वजह से जिन्होंने उसे कैप्टिव किया हुआ है, तो इसीलिए वो उन्हें इग्नोर करता है, अवॉइड करता है और उनसे उनके पास भी नहीं आता और सिर्फ वो स्टॉकिंग करता रहता है। कहाँ पर? उस पूरी केज में। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजेस? तो अपने विलेजर्स को कैसे टेरिफाई करता है, डराता कैसे? अपने क्लॉज को दिखाकर, अपने उन फैंग्स को दिखाकर। फैंग्स का एक्चुअल मतलब तो वो जो सांप के जो दांत होते हैं जिन्हें हम डंक कहते हैं वो होता है, लेकिन शेर के फैंग्स का मतलब हो गया उसके जो कैनाइन टीथ होते हैं, जो आगे वाले होते हैं, बड़े बड़े दांतों को वो दिखाता है। स्नर्लिंग करते हुए वो लोगों को टेरिफाई करता है, अपने क्लॉज से वो लोगों को टेरिफाई करता है। कहाँ पर आकर? विलेज के या फॉरेस्ट के एज पर आके। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट? सिंपल सी बात है, हमने ये जो भी पढ़ा है वो सिर्फ यही चीज़ पढ़ी है कि किस तरीके से एक टाइगर जो केज में होता है वो डिफरेंट होता है उस टाइगर से जो फ्री लाइफ जीता है, जो फ्रीडम के साथ जंगल में रहता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट आप खुद लिखेंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ द पोएम एंड्स। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, इतनी सारी वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें मैं आपको देता हूं। इंट्रोडक्शन आपको मैं देता हूं, थीम, फिर मैं आपको मेन पॉइंट्स के बारे में बताता हूं, फिर MCQs मैं रखता हूं आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको देता हूं। तो मुझे लगता है कि आप एक बार इसको वीडियो को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद ईजिली आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा लोगों तक पहुँचूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और उन लोगों को मेरी वजह से अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो मैं ज़रूर दूँ। सो प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग मी एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनके फ्रेंड्स को भी बताइए, जो 10th में नहीं है उनको भी बताइए कि उस भी इस बहाने से कुछ नई चीज़ पढ़ लेंगे। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।